दोस्तों आज से 125 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, जर्मनी। जहां पर जन्म होता है वर्ल्ड इनफेमस डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर का, जो कि यहूदियों का तो दुश्मन था ही सही, साथ ही में मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा था। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और इसी नफरत की वजह से उसने 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मरवा दिया। और उनको मरवाने के लिए हिटलर ने जर्मनी, पोलैंड में कहीं कत्ल खाने, गैस चैम्बर, कंसंट्रेशन कैंप्स का निर्माण करवाया, जहां पर सबसे पहले शहरों से यहूदियों को ट्रेन्स में भर करके कंसंट्रेशन कैंप लाया जाता, जहां सबसे पहले उनके बाल निकाल लिए जाते थे, उनसे कपड़े जूते छीन लिए जाते, उनको निर्वस्त्र करके हजारों की संख्या में यहूदियों को छोटे छोटे गैस चैम्बरों में बंद कर दिया जाता था और चारों तरफ से गैस चैम्बर को पैक करके उसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिससे कुछ ही मिनटों में हजारों यहूदी एक साथ दम तोड़ देते थे। और उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो एक यहूदी थे। और उन लोगों के जूते, कपड़े, बाल आज भी पोलैंड के एक कंसंट्रेशन कैंप में संरक्षित किए हैं। लेकिन जहां एक और हिटलर जर्मनी में कत्लेआम मचा रहा था, उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां पर हिटलर को राजा मानते थे, उसके पीछे पागल थे और हिटलर और नात्सीवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी इतिहास में इस तरह की कोई घटना होती है, कोई एक मामूली सा व्यक्ति सबसे बड़ा तानाशाह बन जाता है, जो कि देश में रह करके वहां पर कत्लेआम मचाता है, लोगों के अधिकारों को छीन लेता है, उसके बावजूद भी लोग कुछ नहीं करते, उसका अंधभक्त की तरह उन लोग उसका समर्थन करते हैं। तो ऐसा बड़ा डिक्टेटर उसी स्थिति में बन सकता है जब उसके पीछे कोई बहुत बड़े वजह हो, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा इतिहास हो। तो आज के वीडियो में हम उन्हें वजहों और इतिहास को कुरेदने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे एक मामूली सा सैनिक जर्मनी का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया, जिसने जर्मनी में कत्लेआम मचाया, उसके बाद भी लोग उसके फैन थे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में एडोल्फ हिटलर के राइज का। Medieval Nürnberg, the marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सेंचुरी से, जब दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, जर्मनी, जिसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि जल्दी ही उन्हें विजय मिल जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा कि पूरे यूरोप के आर्थिक तंत्र को ही निचोड़ करके रख देगा। स्टार्टिंग में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार कर लिया और अपनी जीत सुनिश्चित की, लेकिन 1970 में जैसे ही अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से पहले विश्व युद्ध में एंट्री मारी, पूरे युद्ध का ही सिनेरियो ही चेंज हो गया और नवंबर 1918 आते आते मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस युद्ध में जर्मनी की काफी बुरी तरीके से हार हुई। इस युद्ध के हार के परिणाम स्वरूप जर्मनी को एक अपमानजनक संधि पर साइन करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ वर्साई, और यही संधि आगे चलकर जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण बनी। इस संधि में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए केवल और केवल जर्मनी को दोषी ठहराया गया और इसके लिए जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की तरफ से कई असामान्य शर्तें थोपी गई। जर्मनी को अपने लगभग सारे उपनिवेश गंवाने पड़े, जर्मनी के 10% भूभाग और 13% आबादी पर कब्जा कर लिया गया, जर्मनी से 76% स्वर्ण भंडार, 26% कोयला भंडार को भी छीन लिया गया और इसी संधि के एक आर्टिकल 231 वॉर गिल्ट क्लोज के तहत जर्मनी पर इस युद्ध को दोषी ठहराते हुए $33 बिलियन का फाइन लगाया गया, जो कि जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को चुकाना होगा। और यह फाइन इतना ज्यादा है कि अगर इसको हम इन्फ्लेशन को काउंट में ले तो आज के समय में यह $270 बिलियन पर पहुंच जाता है और इसको चुकाने में भी जर्मनी को 91 साल लग गए और इसका आखिरी पेमेंट साल 2010 में जर्मनी की तरफ से मित्र राष्ट्रों को किया गया। दोस्तों एक और तो जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और ऊपर से उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करारी हार मिली और उसके जस्ट बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी के सभी मुख्य संसाधनों को छीन लिया गया और जर्मनी पर एक बहुत बड़ा फाइन लगाया गया $33 बिलियन का, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। इन सभी के बीच में जर्मन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से डील करने के लिए बड़ी मात्रा में जर्मन करेंसी प्रिंट करना
स्टार्ट कर दिया और इससे लगातार जर्मनी करेंसी मार्क का मूल्य गिरता गया और जर्मनी में जो मुख्य वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री है, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी और जर्मनी को हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। अगर एग्जांपल देखें तो 1914 में $1 4.2 मार्क जर्मन करेंसी के बराबर था, जो कि अगस्त 1923 में बुरी तरीके से घट करके $1 10 लाख के मार्क के बराबर हो गया और अक्टूबर 1923 में तो $1 23.8 करोड़ मार्क के बराबर हो गया। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय जर्मनी में किस लेवल की इन्फ्लेशन थी। यानी लोगों को पाव रोटी यानी ब्रेड खरीदने के लिए भी बैलगाड़ी भर भर के, बोरियां भर भर के नोट ले जाने पड़ रहे थे उस समय। अब यह सब तो चल ही रहा था, अचानक इसी बीच में 1929 से 1932 के बीच में अमेरिका में जबरदस्त महामंदी आ गई और इस महामंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को काफी बड़े लेवल पर प्रभावित किया। लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जर्मनी और जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन घट करके 40% के स्तर पर आ गया। जर्मनी में अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़कर के 60 लाख पर पहुंच गई और नौजवान हाथों में तख्तियां लेकर के सड़कों पर आ गए कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति लगातार बढ़ने लगी और इससे पूरा जर्मन एम्पायर ध्वस्त हो गया और छोटे कारोबारी बिजनेसमैन का व्यापार ठप पड़ गया और चारों तरफ जर्मनी में अंधकार और निराशा के बादल छा गए और इसी अंधकार और निराशा के बीच में जन्म होता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ, जिसकी युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी और रोजी रोटी का साधन नहीं होने की वजह से इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ही अपना नाम जर्मन आर्मी की लिस्ट में भेज दिया गया था और बाद में इसने सैनिक के रूप में जर्मन आर्मी में काम भी किया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरीके से हार ने हिटलर को हिला करके रख दिया और 1919 में ही इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद हिटलर ने इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी पर ही अपना अधिकार स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और इस पर इतना कंट्रोल कर लिया कि बाद में इसका नाम बदल करके इसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, जो कि बाद में जाकर के नाजी पार्टी के नाम से कुख्यात हुई। दोस्तों, अगर हम 1930 के शुरुआती सालों को देखें तो हिटलर आम लोगों को आकर्षित करने में कुछ खास सफल नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही जर्मनी में महामंदी छाई, हिटलर का नाजी एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया और 1929 में सभी बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे ठप पड़ गए थे और युवाओं की बेरोजगारी और मध्य वर्ग की लाचारी का फायदा उठाते हुए हिटलर ने आम लोगों के बीच नाजी प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया। और ये नाजी प्रोपेगेंडा क्या था कि हम जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी उसके अपमान का हम बदला लेकर के रहेंगे, सभी युवाओं को हमारी सरकार में रोजगार मिलेगा, नौजवानों को सिक्योर फ्यूचर के प्रोमिसेस किए जाने लगे और हिटलर इतना कुशल वक्ता था कि लोगों को उसके नाजीवाद के प्रोपेगेंडा में भी एक अच्छा भविष्य दिखाई देने लगा। नाजियों ने आम लोगों में हिटलर को पॉपुलर करने के लिए धुआंधार प्रचार करना स्टार्ट कर दिया और हिटलर की छवि एक मसीहा, एक रक्षक के रूप में दिखाई गई, जिसने अवतार ही इसलिए लिया है कि वो जर्मनी के आम लोगों को तबाही से बचा सके। हिटलर का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहीं पोस्टर छापे गए, कहीं तरह की बुक से लिखे गई, कहीं फिल्में बनाई गई, जिसमें एक फिल्म काफी फेमस हुई, इटर्नल ऑफ द ज्यू, और इन फिल्मों के माध्यम से हिटलर का प्रोपेगेंडा पूरे जर्मन साम्राज्य में फैलाया गया। अब यह सब तो चल ही रहा था, अचानक से 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी के चांसलर पद को संभालने का न्योता दिया और इसके बाद से तो हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का तानाशाही घोषित कर दिया। वहां की संसदीय संस्थाओं को नष्ट किया गया, लोगों के विचार अभिव्यक्ति सभा करने के अधिकार छीन लिए गए, नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। हिटलर ने वहां की जुडिशरी, मीडिया, आर्मी सभी पर फुल्ली कंट्रोल कर लिया और अब दौर शुरू हुआ हिटलर की तानाशाही का। हिटलर की नफरत का पहला शिकार बने यहूदी, जिप्सी, अस्वे जर्मन लोग, क्योंकि आपको पता होगा कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। लेकिन एक बेसिक सा सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आखिर हिटलर को यहूदियों से प्रॉब्लम क्या थी, हिटलर यहूदियों से इतना नफरत क्यों करता था। तो दोस्तों, इसके 3-4 रीजन हैं। अगर हम इसके पहले कारण की बात करें
तो हिटलर और नाज़ीवाद का दृष्टिकोण लगभग समान था। हिटलर सभी समाजों को समान दर्जा नहीं देता था। उसके हिसाब से प्रत्येक समाज नस्लीय आधार पर या तो बेहतर है या फिर सबसे निचले पायदान पर है। और हिटलर के हिसाब से जो ब्लोंड, नीली आंखों वाले और जो जर्मन नॉर्डिक आर्य लोग हैं वो सबसे ऊपर हैं और जो यहूदी है वो सबसे निचले पायदान पर है। और हिटलर यहूदियों को नस्ल विरोधी और जर्मन आर्यों का कट्टर शत्रु मानता था। उसकी नजर में जर्मन नॉर्डिक आर्य और ब्लोंड ही प्योर ब्लड थे यानी वांछित थे, बाकी सब इम्प्योर ब्लड थे यानी अवांछित थे। और हिटलर के कई सपनों में से एक सपना यह भी था कि हिटलर एक ऐसा जर्मन एम्पायर बनाना चाहता था जहां पर सिर्फ प्योर ब्लड वाले यानी जर्मन नॉर्डिक आर्य और ब्लोंड रह सके, जहां पर यहूदियों और इम्प्योर यानी अवांछित लोगों के लिए कोई जगह ना हो। और इस तरह की सोच का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कई बार हिटलर साइंटिफिक थ्योरीज का भी इस्तेमाल करता था। दोस्तों, आपने एक प्रकृति विज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा जिसने प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो व्यक्ति, जो जीव बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर लेगा वही बचेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। तो हिटलर ने इसी थ्योरी को लेकर के मिस इंटरप्रेट करके जर्मन लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वही जिंदा रहेगी, बाकी नस्लें खत्म हो जाएगी। और उसकी नजरों में जर्मन आर्य की सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी। यहूदियों से नफरत का दूसरा कारण था कि हिटलर ये मानता था और बाद में उसने जर्मन लोगों के बीच में भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि जर्मनी को जो प्रथम विश्व युद्ध में हार मिली थी वो यहूदियों के वजह से मिली थी। यहूदियों ने जर्मन देश में रह करके अपने देश के साथ में गद्दारी की और आंतरिक रूप से जर्मनी को धोखा दिया। और उसके अलावा भी एक कारण है कि जो ईसाई धर्म में सबसे पवित्र गॉड माने जाते हैं ईसा मसीह, उनकी मौत के पीछे भी यहूदियों का हाथ बजाया जाता है। तो इस तरह से हिटलर ने यहूदियों के प्रति लोगों के मन में जहर घोलने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा पूरे शहर में फैलाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहां तक तो ठीक था कि हिटलर उनको अपने बराबर नहीं मानता था, उनको इम्प्योर मानता था, लेकिन उसके बाद में जो हिटलर ने यहूदियों और इम्प्योर यानी अवांछित लोगों के साथ में जो किया वो लगभग मानवता को झकझोर देने वाला है। और यहां से शुरू होता है हिटलर और यहूदियों की मौत का सिलसिला। दोस्तों, यहूदियों और जिप्सियों को 3 चरणों में हिटलर के द्वारा उनका सर्वनाश किया गया। पहला चरण जो यहूदियों के खिलाफ 1933 से 39 के बीच में चला कि तुम्हें हमारे बीच में नागरिकों के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जो जर्मन आर्य, नॉर्डिक और ब्लोंड यानी जो प्योर ब्लड के लोग हैं वही जर्मनी के नागरिक होंगे। और यहूदियों से जर्मन नागरिकता छीन ली गई, यहूदियों के बिजनेसेस का बहिष्कार किया गया और जबरदस्ती यहूदियों की संपत्ति छीन ली गई। और यहूदी और जर्मनी के बीच में विवाहों को अपराध घोषित कर दिया। दूसरा चरण था दड़बाबंदी यानी गेटोसिएशन, जो 1940 से 44 के बीच में चला कि तुम लोगों को हमारे बीच में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके तहत जर्मनी से सभी यहूदियों को मूल भूमि से हटाया गया और उनको ऐसी बस्तियों में भेज दिया गया जो बस्तियां गंदगी से भरी हुई थी, जहां पर कूड़ा करकट था, जहां पर भयंकर गरीबी और भूखमरी छाई हुई थी और बीमारियों का स्तर वहां पर चरम पर था। तो इस तरह हिटलर ने यहूदियों को ऐसी बस्तियों में झोंक दिया जहां पर जाकर उनका मरना लगभग तय था। और फिर उसके बाद भी हिटलर नहीं रुका और फिर तीसरा चरण होता है मौत का सिलसिला यानी उनका सर्वनाश, जो कि 1941 के बाद चला। यानी 1941 के बाद तो हिटलर ने यहूदियों और अश्वेत जो इम्प्योर ब्लड के लोग हैं उनको ही मरवाना ही स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए हिटलर ने कई सारे कंसंट्रेशन कैंप, कत्ल खानों का निर्माण किया जहां पर यहूदियों को ट्रेन भर भर करके कंसंट्रेशन कैंप में मिलाया जाता और वहां पर उनको गैस चैम्बरों में डाल करके हजारों यहूदियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता। और अगर आपको इसके सबूत देखने हैं तो अभी भी पोलैंड देश में एक कंसंट्रेशन कैंप को वहां की सरकार ने संरक्षित कर रखा है, जहां पर अभी भी उन लोगों के कपड़े, बाल और जो जूते हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं। और ऐसा हिटलर ने सिर्फ 1000, 2000, 5000 या 1 लाख यहूदियों के साथ नहीं किया, ऐसा 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने अपनी नफरत की वजह से मौत के
घाट उतार दिया। अब हिटलर की तानाशाही लगभग पूरी जर्मनी में फैल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हिटलर ने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया अपनी तानाशाही बचाने के लिए। उसने युवाओं के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हिटलर ये जानता था कि जब तक युवा आबादी नात्सीवाद या हिटलर की विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले टारगेट किया बच्चों की नींव पर, यानी स्कूल्स पर। स्कूल पर जितने भी यहूदी टीचर थे, जो भी इम्प्योर ब्लड के टीचर थे, जो कि हिटलर की विचारधारा के खिलाफ थे या नाजी विचारधारा के खिलाफ थे, उन लोगों को टीचर के पद से हटा दिया गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद में दूसरा टारगेट किया गया बच्चों के सिलेबस में। बच्चों के सिलेबस में आमूलचूर परिवर्तन किया गया और इस तरह का सिलेबस उसमें शामिल किया गया जिसमें नाजीवाद और हिटलर की विचारधारा को ही सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में महिमा मंडन किया गया हो। उसके बाद में तीसरा टारगेट किया हिटलर ने बुक्स पर। हिटलर ने उन सभी लिटरेचर रिसर्च पेपर को आग लगा दी जिसमें नाजी विचारधारा या हिटलर के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ था, और ऐसी बातें जो लॉजिकली प्रूव करती है, साइंटिफिकली सही थी, उन सभी बुक्सों को हिटलर ने बड़ी पैमाने पर आग लगा दी। जिसमें मशहूर साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके रिसर्च पेपर भी शामिल थे। दोस्तों, उस समय जर्मनी में जब भी बच्चा कोई 10 साल का भी हो जाता था तो उसे 10 साल के बाद हिटलर के प्रति वफादारी यानी निष्ठा की शपथ लेनी होती थी, और उसके बाद बच्चे को मुक्केबाजी का ज्ञान करवाया जाता था, मुक्केबाजी सिखाई जाती थी, और जब वो पूरी तरीके से नाजी विचारधारा से परिपूर्ण हो जाता था तो उसे आर्मी में शामिल कर लिया जाता था, और उसके बाद वो हिटलर की सेवा में चला जाता था। यहूदी युवाओं को टारगेट करने के बाद उसने टारगेट किया महिलाओं पर। दोस्तों, हिटलर का महिलाओं के प्रति विचार भी एकदम दकियानूसी था, रूढ़िवादी था। उसका यह मानना था कि औरत और मर्द बराबर नहीं होते, इसलिए औरतों को समान अधिकार की मांग नहीं करनी चाहिए, और औरतों का काम सिर्फ मां बनना है, सिर्फ बच्चों को जन्म देना है जो कि प्योर ब्लड वाले बच्चे हो, और उसके बाद में उनका पालन पोषण करना है। इसके अलावा औरत का कोई काम नहीं है। और जो औरतें इम्प्योर ब्लड वाले बच्चों को जन्म देती थी, हिटलर उनको सजाएं देता था, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, या फिर उनको बेइज्जत करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। और जो औरतें प्योर ब्लड के बच्चों को जन्म देती थी, उन औरतों को मेडल दिया जाता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर कोई औरत ने 4 बच्चे प्योर ब्लड वाले दिए हैं तो उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। यदि किसी औरत ने 6 बच्चों को जन्म दिया है तो उसे सिल्वर मेडल दिया जाता था, और यदि किसी औरत ने 8 बच्चों को जन्म दिया है तो उस औरत को गोल्ड मेडल दिया जाता था। दोस्तों, युवाओं को, यहूदियों को, महिलाओं पर अत्याचार करने के बाद 1941 के दौर में हिटलर की तानाशाही लगभग चरम पर थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही हिटलर ने 1939 में अपने पड़ोस के देश पोलैंड को इन्वेड किया और पोलैंड को पूरी तरीके से हड़प लिया। उसके बाद में हिटलर ने त्रिपक्षीय संधि की जापान और इटली के साथ में। 1941 में हिटलर ने एक बार फिर से अपने पड़ोसी देश यूएसएसआर को इन्वेड करने की कोशिश की, और ये हिटलर की सबसे ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि यूएसएसआर इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल देश था। दोस्तों, यूएसएसआर ने जर्मनी को नाको चने चबवा दिए, और उसके बाद में जब जापान ने जर्मनी को सपोर्ट दिया और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो उसके बाद अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया, और उसके बाद में सोवियत संघ ने जर्मनी को बुरी तरीके से हरा दिया। और इसी युद्ध में जब सोवियत संघ की सेना जर्मनी के बर्लिन में चढ़ाई कर रही थी तो हिटलर अपने पूरे परिवार सहित एक बंकर में छुपा हुआ था, जहां पर हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसकी मौत हुई, खुद उसने अपने आप को गोली मार करके सुसाइड कर ली। तो दोस्तों, ये थी पूरी हिटलर की कहानी कि आखिर हिटलर का उदय क्यों हुआ, क्यों हिटलर जर्मनी का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया। और इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी नेता हो जो अपने विचारों में उलझाना चाहे या फिर किसी भी तरह के लॉजिक को साइड में रखे सिर्फ प्रोपेगेंडास फैलाना चाहे, तो उसके हमेशा ये ध्यान रखे कि उससे ओवरऑल हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये थी हिटलर पर कंप्लीट केस स्टडी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।